हो जाए रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ चलो ठीक है। ठीक है सो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर के लॉन्ग जो दो एटम्स होंगे उस पे ग्रुप्स अलग होने चाहिए। सो ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स है ये आपस में अलग होने चाहिए, दूसरे कार्बन पे भी जो दो ग्रुप्स है ये आपस में अलग होने चाहिए। पहले वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा क्या? डेफिनेटली शो होगा, क्योंकि हम लोग का पहला और दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड है और रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगा, बहुत बेसिक केस है डबल बॉन्ड का। पहला और दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो तो करेगा। दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड पे CH3 CH2Cl CH2COH, फिर वही अलग अलग ग्रुप्स दे रखा है, मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा ही करेगा। सेकंड वाले केस में भी है। तीसरे वाले केस में अलग अलग ग्रुप है, इधर भी अलग अलग ग्रुप है, मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। चौथे वाले केस में अलग ग्रुप है और यहाँ पे भी अलग ग्रुप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट एक छोटा सा चीज देखो, अच्छा सवाल दिख रहा है हमको, मतलब इसमें डिस्कशन में कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसका डिस्कशन करना चाहिए। पहला चीज, एक आप लोग को याद होगा जब आइसोमर पढ़ाया था मैंने, तो उसमें एक छोटा सा डेफिनेशन था, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, या उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। ये वर्ड नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। बट स्ट्रक्चर भी अगर सेम है बट स्टीरियो डिफरेंट है तब उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। अगर स्ट्रक्चर सेम होने के बाद स्टीरियो डिफरेंट है तब उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे, बट अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया तब स्टीरियो में हम लोग जा ही नहीं सकते। स्ट्रक्चर को मैच कराना मस्ट है। जैसे पहले वाले केस को देखो, डबल बॉन्ड में जिधर CH2Cl है उस साइड में ब्रोमीन होना चाहिए, और जिधर CH2COH है उधर CH3 होना चाहिए। सेकेंड वाले केस में जिधर CH2Cl है उधर ब्रोमीन है ही नहीं, उधर CH3 है, मतलब CH3 का पोजीशन चेंज हो गया। ये दोनों पार्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता। पहला दूसरा तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, पहला केस। अच्छा, ये भी एक चीज है कि स्ट्रक्चरल में कौन सा आइसोमर है, इसका डिस्कशन अगर करें तो हम लोगों का जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन चेन यहाँ से शुरू होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, फिर अल्कीन को कवर करेंगे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और एक डबल बॉन्ड और दिख रहा है, सॉरी कार्बन दिख रहा है, मतलब 5 5 का कार्बन चेन। सेकेंड वाले केस में अगर जाएंगे, फिर से फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर 2 नंबर, डबल बॉन्ड को कवर करना होगा 3 4। अगर ऊपर जाएंगे तो भी एक कार्बन है, नीचे जाएंगे तो भी एक कार्बन है, लेकिन ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला ही कार्बन चेन होगा। पेरेंट चेन दोनों में सेम है, मतलब चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता। तो क्या करें, तो फिर हम लोग को दिख रहा है कि कार्बन नंबर 3 पे CH3 है और 4 पे ब्रोमीन है, जबकि सेकेंड वाले केस में CH3 4 पे चला गया और 3 पे ब्रोमीन है, मतलब पोजीशन चेंज हो गया। स्ट्रक्चरल में भी पोजिशनल आइसोमर बोलना चाहिए। अच्छा सवाल है, मतलब इसके इस एस्पेक्ट पे आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे डेफिनेटली, बड़े एस्पेक्ट वर्थ डिस्कशन है पोजिशनल आइसोमर। खैर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होगा। थर्ड वाले केस की बात करते हैं। COOH से अटैच्ड कार्बन, पहला तो ये कि डबल बॉन्ड पे CH, जिस साइड में CH2Cl है उधर ही ब्रोमीन है, जिस साइड में CH2COH है उधर ही CH3 है। इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम दिख रहा है, और स्ट्रक्चर सेम होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो जिधर CH3 था पहले, सॉरी ऊपर जिधर CH3 था उधर ही ब्रोमीन था, बट नीचे वाले केस में जिधर CH3 है उसके अपोजिट में ब्रोमीन है। इसका मतलब ग्रुप सेम साइड ना होके ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए। सिस ट्रांस तो वर्ड यूज नहीं कर सकते, इजेड नोमेनक्लेचर टाइप का केस आएगा। बट एनीवे, एक जगह पे जो ग्रुप्स है वो ट्रांस पोजीशन पे, दूसरी जगह सिस पोजीशन पे, मतलब 1 और 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम है। फिर भी एक बार चेक करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाले पार्ट में, अच्छा फोर्थ वाले पार्ट में स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ये फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया है। अब तक आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आ जाना चाहिए। CH3 के साथ COO दे रखा, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब ईस्टर दे रखा है। यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मतलब स्ट्रक्चर तो जो चेंज होना है सो है ही, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसका मतलब फोर्थ वाला पार्ट, ऐसा अगर रिलेशन निकाले 1 और 4, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। अगर 2 और 4 का रिलेशन निकाले तो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, 3 और 4 का रिलेशन निकाले तभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, आइसोमर किस तरीके से डिसाइड करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, वो सेम होना मस्ट है।
अगर आप स्ट्रक्चर रिलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप गेस कर लेंगे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट है, बट स्ट्रक्चर जब रिलेट करना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख जाया करता है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लेवल से चेक करने की जरूरत नहीं, बट आपको दिमाग में होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखो, फिर उसके बाद स्टीरियो देखो। सीधा ये नहीं कि एकदम मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर वर्ड देखते एकदम दिमाग में एकदम ज्योमेट्रिकल आइसोमर चमकने लग गया, ये काम मत करना। सो अपना आंसर 1 और 3 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन 2 दिख रहा। एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेंस वेंस में आसानी से पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बताया था, जब भी साइक्लिक रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना होगा तो काउंटिंग करना पड़ता है। साइक्लिक रिंग में कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करके काम नहीं कर सकते। सो साइक्लिक रिंग में अगर काउंटिंग करेंगे, सो पहला काउंटिंग क्लोरीन ऊपर रखा, आयोडीन ऊपर रखा एंड ब्रोमीन भी ऊपर रखा, मतलब एक ये डिस्कशन कर सकते हैं। सारे ग्रुप एक साइड। अब कोई एक ग्रुप को अपोजिट रखते हैं। जब एक ग्रुप को अपोजिट रखना है तो हम लोग के पास अलग अलग ऑप्शन है। क्लोरीन को अपोजिट कर लेते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन सेम साइड छोड़ देते हैं, एक पॉसिबिलिटी। या फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि क्लोरीन को और आयोडीन को सेम साइड रहने देते हैं, ब्रोमीन को अपोजिट कर लेते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को सेम साइड रहने देते हैं, आयोडीन वाले पार्ट को हम लोग नीचे लेके चले जाते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। सो पहले तीनों ग्रुप सेम साइड, फिर उसके बाद 2 ग्रुप एक साइड एंड एक अपोजिट। तो अगर 3 ग्रुप है तो तीनों सेम साइड होगा, एक पॉसिबिलिटी। 2 सेम साइड होगा, एक पॉसिबिलिटी। एक सेम साइड होगा, एक पॉसिबिलिटी। बट जब 2 सेम साइड होगा तो एक तो अपने आप अपोजिट चला जाएगा, इसका मतलब ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, केवल बोलने के लिए है। सो आइदर तीनों ग्रुप सेम साइड या फिर 2 ग्रुप सेम साइड हो सकते हैं। ऐसी टोटल 4 पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ये सवाल स्टीरियो आइसोमर का नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का है, और साइक्लिक कंपाउंड में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता है। सो टोटल 4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3 कंसिडर किया जा सकता है। डिसेंट क्वेश्चन है। विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट होता है, आपके नोट्स कॉपी में लिखाया हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ में जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करते हैं तो उसमें मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड सिस एंड ट्रांस तरीके से बताया था, 2 तरीके से बताया था इसको। डबल बॉन्ड के लॉन्ग ऐसा COH वाला जो ग्रुप है, अगर इसके हिसाब से ऐसा कर दे तो M, मतलब ये मैलिक एसिड चला गया। सो सिस ब्यूट 2 इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मैलिक एसिड। और फ्यूमरिक एसिड वाले पार्ट में ट्रांस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। सो ट्रांस वाले पार्ट में फ्यूमरिक एसिड था, सिस वाले पार्ट में मैलिक एसिड था। इस चीज को हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के आपके बुकलेट में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे भी इस चीज का डिस्कशन करते हैं। और जब हम लोग एसिडिक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात करते हैं, वहां पे भी ये मॉलिक्यूल का नाम एक बार मेंशन कर दिया जाता है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पार्ट है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये आपको याद होना चाहिए। सिनामिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। सो सिनामिक एसिड हो सकता है आपको स्ट्रक्चर नहीं याद हो, अगर याद नहीं है तो थोड़ा गलत चीज है, बट ऐसा सिनामिक एसिड होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड के लॉन्ग कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक H ग्रुप है, दूसरे वाले पे PH एंड H ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो सैलिसाइलिक एसिड पे चलते हैं। सैलिसाइलिक एसिड कॉमन नेम के हिसाब से अगर बात करें तो OH के ऑर्थो पोजीशन पे COH होना चाहिए, इसको सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कराने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बेंजीन प्लानर स्ट्रक्चर होता है। सो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सवाल में पूछा विल नॉट शो, इसका मतलब सैलिसाइलिक एसिड स्ट्रक्चर होगा। कॉमन नेम याद रखना शुरू कीजिए। पिछले 3 साल से मेंस के पैटर्न में कॉमन नेम के ऊपर बहुत सवाल पूछा जा रहा है। कॉमन नेम भी नहीं, सीधा नाम दे दिया जाता है मॉलिक्यूल का। अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद नहीं है, कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए अगर नाम याद नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके बार बार काम करो। कॉमन नेम का लिस्ट आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर कॉमन नेम का लिस्ट नहीं है तो बोल दो, फ्रंट ऑफिस से जाकर के ले लो। फ्रंट ऑफिस के वहाँ जो टाइपिंग है अमित जी हैं, उनसे जाकर के ले लो। सारा चीज आपके पास पड़ा होना चाहिए। सो कॉमन नेम याद करो, बहुत ही मस्ट। पहले उसमें तो था कि इसेंशियल को याद रखना है, ऑप्शनल को याद रखो, नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सारा कॉमन नेम याद रखना है, मतलब लाइक लिटरली आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इतना छोटा छोटा मॉलिक्यूल का सवाल पूछ रहा है या इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सवाल पूछ रहा है, जो पहले हम लोग इररिलेवेंट बोला करते थे, अब वो एक्चुअल में रिलेवेंट हो गया है। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चन का सवाल है। सो पहला केस, पहले वाले केस में ये जो पहला डबल बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता? डिस्कशन का पार्ट हो चुका है, ये आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए। दूसरे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, तीसरे में फिर से नहीं होगा। सो अगर मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, कौन आया भाई, कोई आया क्या? नोटिफिकेशन आया था, हाँ। सो पहले वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, केवल एक जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सो एक जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका मतलब केवल 2 सिस ट्रांस बनेगा। दूसरे वाले केस में यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, तीसरे में नहीं है, बीच में एलीन्स का स्ट्रक्चर है। एलीन्स में अगर 2 डबल बॉन्ड होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, तो यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो ही नहीं सकता। थर्ड वाले केस में तीनों ब्रोमीन दे रखा। सो तीनों ब्रोमीन अगर है तो इसमें क्या केस ले सकते हो? तो एक ऐसा केस ले सकते हैं तीनों ब्रोमीन एक तरफ हो जाए, मतलब तीनों के तीनों सॉलिड पे है, और तीनों में से कोई एक अपोजिट साइड जाए, दो एक साइड हो। अब क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल है तो किसी को भी सेम साइड रखो, किसी को भी अपोजिट रखो, सब एक ही स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब कोई भी दो ब्रोमीन एक तरफ कर लिया, एक को अपोजिट कर लिया, इसका मतलब केवल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा, तीसरा आएगा ही नहीं। चौथे वाले केस की अगर बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे H और CHO ग्रुप है और दूसरे साइड अलग अलग ग्रुप से रखे हैं। सो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग होगा, और दूसरा क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। सो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड में सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है, एंड इसके साथ नीचे वाले पार्ट में क्लोरीन ब्रोमीन सेम साइड, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अपोजिट साइड। तो ऐसा कर लेते हैं, डबल बॉन्ड के सिस स्ट्रक्चर में क्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड है मतलब सिस हो गया, अपोजिट साइड है मतलब ट्रांस हो गया, और डबल बॉन्ड के ट्रांस के अलोंग क्लोरीन ब्रोमीन सिस हो गया या क्लोरीन ब्रोमीन ट्रांस हो गया। तो टोटल मिलाकर के 4 आइसोमर की बात कर सकते हैं हम लोग। काउंटिंग अप्लाई मत करना क्योंकि साइक्लिक रिंग दे रखा है, एक और भी तरीके से काउंटिंग कर सकते थे। डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस है, और जो ये रिंग का स्ट्रक्चर है इसके लॉन्ग सिस है। डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस है, रिंग के स्ट्रक्चर के लॉन्ग ट्रांस है। डबल बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांस है, रिंग के स्ट्रक्चर के लॉन्ग सिस है। डबल बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांस है, रिंग के स्ट्रक्चर के लॉन्ग ट्रांस है। सो टोटल मिलाकर के 2 जगह पे ज्योमेट्रिकल सेंटर था, 4 आइसोमर की बात कर सकते हैं। सो यही मैक्सिमम नंबर निकल के आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मेंस के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक बोलेंगे, एडवांस के लोअर लेवल के क्वेश्चन में से कंसिडर कर सकता है। Question number 5. Total number of position isomer of trichlorocyclohexane. Total number of positional isomer of trichlorocyclohexane. So cyclohexane में ट्राइक्लोरो की बात कर रहा है। So ऐसा कर लेते हैं, पहले एक क्लोरीन लगाते हैं। एक क्लोरीन लगाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? तो सारी पॉसिबिलिटी, जहां लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ही है ना, हाँ ठीक है। दूसरा क्लोरीन कहाँ पे लगाएं? सो दूसरा क्लोरीन लगाने के लिए हम लोग दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। दूसरा क्लोरीन एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। एक काम करते हैं, इसको और बनाते चले जाते हैं। सो दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग ये सेकेंड पोजीशन पे लगा सकते हैं, दूसरा क्लोरीन हम लोग ये थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हैं, और दूसरा क्लोरीन हम लोग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्थ पोजीशन पे लगा सकते हैं। सो दूसरा क्लोरीन लगाने का ये पॉसिबिलिटी निकल के आया। अब हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें तीसरे क्लोरीन को लगाने की बात करते हैं। सॉरी एक मिनट, अरे यार, जो हम लोग का पहला स्ट्रक्चर है इसमें तीसरे क्लोरीन को लगाने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्लोरीन को लगाने का ट्राई करेंगे। इस तरीके से बाकी को भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट रुक जाओ यार, तीसरा केस हो गया और एक दूसरा केस यहाँ पे बीच में लिख लेता है। अरे भाई, सो एक ये केस हो गया, चलो ठीक है। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग तीसरा क्लोरीन लगाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसको अलग पेन से बना लेते हैं, ग्रीन पेन से। एक क्लोरीन इस पोजीशन पे अब लगा नहीं सकते, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा यहाँ लगा सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरा यहाँ लगा सकते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी। बाकी सारा पोजीशन सेम होगा। सो ओवरऑल इसमें पहले स्ट्रक्चर में 3 पॉसिबिलिटी आया। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, सो दूसरा क्लोरीन अगर यहाँ लगाएंगे तो एक्चुअल में सिमेट्रिकल है, यहाँ से सिमेट्रिकल है। सो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, दोनों सेम है। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों सेम है। और नीचे लगाओ या फिर इधर
नीचे लगाओ या दोनों सेम है। सो तीन ही यूनिक पोजीशन है, बट अगर हम लोग क्लोरीन को यहाँ पे लगाएंगे तो ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब एक ये पोजीशन ट्राई करके देख लेते हैं। ये पोजीशन कवर्ड नहीं है अभी, एक ये काउंटिंग हो गया और एक नीचे वाले पोजीशन के हिसाब से काउंटिंग कर लेते हैं। एक ये पोजीशन हो गया, मतलब नीचे जगह नहीं है इसलिए लेफ्ट साइड में मार्क कर दे रहा है। सो ओवरऑल इसमें दो ही यूनिक स्ट्रक्चर आ रहा है। फिर उसके नेक्स्ट वाले केस में अगर जाएंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर यहाँ से सिमेट्रिकल है मतलब बीच वाला एक यूनिक पोजीशन होगा, ये दोनों क्लोरीन का एक यूनिक पोजीशन होगा, ये एक यूनिक पोजीशन होगा और सबसे नीचे वाला पार्ट एक यूनिक पोजीशन होगा। सो क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, आसान होगा बनाना। सो एक तो यहाँ लगा लिया, बट एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन ऑलरेडी कवर्ड है, ये हम लोग ले नहीं सकते, ऑलरेडी कवर्ड है, इसका मतलब ये छोड़ देते हैं। सो नीचे वाला भी छोड़ना पड़ेगा, ये काउंटेड है ऑलरेडी। एक यहाँ लगा लेते हैं क्लोरीन, लेकिन ये भी कवर्ड है, ये भी ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, सो ये भी छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग नीचे लगा के देखते हैं ऐसा कुछ कवर्ड है क्या, ऐसा तो कवर्ड नहीं है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, और एक यहाँ लगा के देख लेते हैं, ऐसा भी कवर्ड नहीं है। इसका मतलब टोटल के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे भी दो ही आइसोमर आ रहा है जो यूनिक निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस बार मॉलिक्यूल इधर से भी सिमेट्रिकल है, मतलब ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, और ऐसा वर्टिकली भी सिमेट्रिकल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों का ये चारों ही आपस में सेम है, तो कहीं पे भी क्लोरीन लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक ये पोजीशन, बट ये ऑलरेडी काउंटेड है, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन और अपोजिट, ये ऑलरेडी काउंटेड है, इसको नहीं ले सकते। बगल वाले पे लगा के देखते हैं। सो बगल वाले पे क्लोरीन ये भी काउंटेड है, बगल वाले पे क्लोरीन और एक ऊपर CH3, सो ये भी मेरे हिसाब से काउंटेड है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए। सो अच्छा एक सेकेंड, बगल वाले पे क्लोरीन और यहाँ CH3, ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, यहाँ पे सॉरी ये स्ट्रक्चर भी काउंटेड एक्चुअल में, ये भी नहीं ले सकते, दो भी नहीं है। बगल वाले पे क्लोरीन और एक अपोजिट में, सो ये भी काउंटेड है, बगल वाले पे क्लोरीन और एक अपोजिट में, ये भी काउंटेड है, ये भी किसी काम का नहीं है। एक यहाँ जो Cl था बस यही था काउंटेड, इसको एक ही काउंट करेंगे। नीचे वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी काउंटेड है, अपोजिट में एक और एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ नया नहीं आ रहा। 3 2 5 1 6 ही स्ट्रक्चर आ रहा है, 6 से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। सो नंबर ऑफ पोजिशन आइसोमर 6 होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहले भी आपको सिखाया मैंने कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता, एक सही तरीके से सॉल्व करते जाओ तो हो सकता है उसमें गलती के चांसेस कम हो, लेकिन स्टिल ये कुछ नया ही टाइप का क्वेश्चन है, साइक्लिक कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो कौन सा स्ट्रक्चर सेम है कौन सा सेम नहीं है, थोड़ा सोच समझ के देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जैसे ये क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा आसान बनाया हुआ है, क्योंकि 3 तो पहले में ही आ गया और 2 दूसरे में आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन दिए गए हैं कि आप सीधा 6 मार्क कर सकते हो। 6 से ज्यादा तो है नहीं, इसका मतलब हम लोग डेफिनेटली अगर 6 से ज्यादा काउंट करेंगे तो कुछ गलती है। ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि क्वेश्चन सॉल्वेबल हो, बट थोड़ा स्मार्ट होके काम करना पड़ेगा। एक डिसेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर के पार्ट को ड्रॉ करने को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 तक में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, 1 से लेके 5 तक में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर इसके बाद आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। सर इसका आंसर लेकिन 3 दिया है इसका ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, सेम कार्बन पे 2 बना दिए वो नहीं ना होगा। सेम कार्बन पे 2 बना दिए क्या, मतलब हो सकता है कि हम बना दिए हो एकदम ऊपर वाला। एक मिनट रुक जाओ, सेम कार्बन पे 2 क्यों नहीं बन सकता? ज्योमेट्रिकल में पूछा है। जीआई कैसे होगा? अच्छा सॉरी, ज्योमेट्रिकल पूछा है क्या, अरे यार हम तो देखे ही हाँ नहीं। सर। ओह तो टोटल नंबर ऑफ, तो हम सवाल ही नहीं पढ़े, हम बस आगे का पढ़ के छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, मतलब पूरा सवाल नहीं पढ़े, मेरे से गलती हो गया। सो जो पोजिशनल आइसोमर वो 6 है, अब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहला वाला शो नहीं करेगा, मतलब ये तीनों खत्म हो गया। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, डेफिनेटली शो करेगा, बगल वाले एटम पे कार्बन है, सो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है, मतलब 3 आंसर होगा। हम सवाल पूरा पढ़े ही नहीं थे। ये एग्जाम के ड्यूरेशन का वन ऑफ द स्टैंडर्ड मिस्टेक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। ये देख लो, हमको नेगेटिव मार्किंग का टेंशन, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में काम कर रहे हैं क्योंकि हमको
डिस्कशन भी सारे क्वेश्चन का करना है, बट स्टिल एग्जाम में आपको थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अंडरलाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बट डिजिटल वाले पार्ट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कि आप क्वेश्चन अंडरलाइन नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पेशेंटली पढ़ना, क्योंकि सब कुछ ठीक है बट अगर आप पेशेंटली क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे और आप गलती कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे से गलती हुआ, बट स्ट्रक्चरल 6 है, उसमें 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। Question number 6. The total number of stereoisomer of 2,3 pentane diol. So 2,3 pentane diol का अगर स्ट्रक्चर बनाए, मतलब यहाँ OH और यहाँ OH है, सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, 2 कायरल सेंटर, इसका मतलब स्टीरियोआइसोमर में 2 to the power 2 ले सकते हैं। टोटल 4 आंसर होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पेंटेन डायोल का। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, इसमें फर्दर डिस्कशन नहीं करें, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। मेंस का सवाल होगा स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एडवांस का सवाल होगा, भूल के भी फॉर्मूला अप्लाई मत करना, ध्यान रखना उसमें काउंटिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, वरना वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मीजो टार्टारिक एसिड। मीजो टार्टारिक एसिड का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है गॉच फॉर्म, एंटी फॉर्म। मीजो टार्टारिक एसिड हो या ऑप्टिकली एक्टिव हो, पहले तो टार्टारिक एसिड होता क्या है ये मालूम होना चाहिए। सो 2 COH हो गए 2 कार्बन पे, और दोनों पे एक एक OH ग्रुप भी होना चाहिए। ये हम लोग का टार्टारिक एसिड है और इसमें ये मीजो स्ट्रक्चर है, क्लास नोट्स में लिखाया हुआ आपके। सो इस केस में पूछा है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा। सो पहले तो आप लोग इसका जो कन्फर्मर है उसको बना के देख लो। सो जब कन्फर्मर बनाएंगे, एक ही कार्बन पे COH ग्रुप भी है और इसी कार्बन पे OH ग्रुप भी है और एक H है। बैक कार्बन पे भी COH ग्रुप है, OH ग्रुप है और H है। सो ऐसा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, COH ग्रुप, OH ग्रुप और यहाँ पे H है। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये देखा देखा लग रहा है, मतलब ये बुकलेट में सवाल हम देखे हैं इस टाइप का, अपने बुकलेट में पढ़ा हुआ है। एक ये पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, बट हमको ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। COH के साथ OH एंड H, COH के अपोजिट में COH और इधर OH के अपोजिट में OH, ऐसा होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इंटरमोलिकुलर, सॉरी इंट्रामोलिकुलर, इधर भी हाइड्रोजन पॉसिबल है इंट्रामोलिकुलर। सेम चीज दूसरे में भी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ वाले केस में भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह पे, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस का भी केस है। ऑल्दो एक चीज कोई सोच सकता है कि यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बट दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही जगह होगा, इधर ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। सो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी एक फैक्टर आएगा मेरे हिसाब से। ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और इसको हम लोग एंटी बोलेंगे, क्योंकि COH के अपोजिट में COH है और OH के अपोजिट में OH है। सो इसको एंटी फॉर्म बोलना चाहिए। फुली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स तो वैसे भी काम का नहीं है, ऑप्शन 2 आंसर होना चाहिए। बट मतलब अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, नॉर्मल सेंस में क्वेश्चन आसानी से गेस तो नहीं कर सकते। सोच पाना बिना स्ट्रक्चर के ये टॉपिक में दूसरे क्वेश्चंस के लिए ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह सिंपल केसेस उसके लिए ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सोच पाना एक्चुअल में थोड़ा ऐसा है कि आपने कभी क्वेश्चन देखा है जिंदगी में तभी सॉल्व कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। मतलब हम सोच पा रहे हैं क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के स्ट्रक्चर जिंदगी में बहुत बार देखे होंगे, बट आप लोग नहीं सोच सकते। आपने एक बार ये क्वेश्चन देखा तो हो सकता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6 7, 7, हाँ दोनों कार्बोक्सिल एसिड मतलब फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म में रहता तब भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो लेकिन वहाँ पे जो रिंग का साइज है वो छोटा हो जाता है। मतलब ऐसा दिखता है कि अगर हम लोग एक्लिप्स फॉर्म में रखते हैं तो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन रिंग का साइज छोटा रहता है उधर, इस वजह से एंगल स्ट्रेन का फैक्टर आता है, इस वजह से वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ओके। इसको ध्यान रखना। जैसे ये केस मान लो क्या बोलते हैं विस्नल डायोल का, तो विस्नल डायोल में समझाना थोड़ा आसान है, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस जो आता है। रिपल्शन का भी एक फैक्टर है, अगर ग्रुप बहुत नजदीक होगा तो वहाँ पे रिपल्शन भी आता है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए एंटी फॉर्म, सॉरी एक्लिप्स फॉर्म में हम लोग स्टेबिलिटी का डिस्कशन ही नहीं करते हैं, गॉच फॉर्म और एंटी फॉर्म में ही करते हैं। ऑल्दो हम कभी इसके डिटेल में नहीं गए क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर बहुत ही ऊपर ऊपर पूछा जाता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, और किसी बुक्स में ज़्यादा रिसर्च में इसलिए ज़्यादा जाने की कोशिश में नहीं की है। ये डाउट मेरे दिमाग में भी रहता है कि एक्लिप्स फॉर्म में भी एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही सकता है,
या जब हम लोग आयनिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उधर ज़्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए, बट स्टिल उधर स्टेबिलिटी कम होता है। क्यों होता है, मतलब शायद ये भी एक फैक्टर है कि चलो एक जगह तो हाइड्रोजन, मतलब हम बस गेस कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि सही फैक्टर है गलत फैक्टर है, बट हम बस गेस कर रहे हैं कि एक जगह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिधर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन बाकी दोनों जगह स्टेबिलिटी घटने का भी फैक्टर आ जाएगा क्योंकि वहाँ वान डेर वाल्स स्ट्रेन हायर होगा। सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक जगह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख के केवल हम लोग स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते, दूसरे जो और तीसरे जो ग्रुप्स हैं जो एक्लिप्स फॉर्म में आए उधर भी अनस्टेबिलिटी का फैक्टर आया जिसके वजह से स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। सो मतलब हम कभी डिटेल में गए नहीं है, ये हमको भी नहीं पता, हम कभी इसमें सोचने की कोशिश नहीं की है। डाउट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, बट हमको क्लियर करना ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगता क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पे हम लोगों को ये कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म पढ़ना होता है, तो इसलिए हम भी इग्नोर करके चल रहे हैं उसको। इसमें सीख लेकिन लेंगे। दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और OH का भी, क्योंकि हाँ फुल्ली एक्लिप्स में तो, और देखो एक तो चीज है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और OH का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लेके चल रहे हैं ये तो हो ही रहा है, बट एक तो ओरिएंटेशन का पार्ट है। जैसे अगर मान लो हम लोग 6 मेंबर रिंग के हिसाब से बात करें तो 6 मेंबर रिंग कभी भी प्लानर नहीं होता है, चेयर टाइप का फॉर्म होना चाहिए। सो ये जो पूरा ग्रुप है ये स्ट्रेट लाइन में निकल के नहीं आ पाएगा। अगर हम लोग इसको एक्लिप्स्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो उसमें सारा का सारा एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा स्ट्रक्चर आएगा। सो क्योंकि 6 मेंबर रिंग भी अगर बनेगा तो नॉन प्लानर टाइप का होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा तो होगा ही होगा, तो ये जो एंगल है वो टेढ़ा ही बनेगा, तो इसीलिए ओवरऑल थोड़ा सा एंगल पे ये स्ट्रक्चर आएगा। हो सकता है कम्प्लीटली गॉच ना हो सकता है कम्प्लीटली 60 डिग्री पे ना हो, लेकिन हम लोग उसको स्क्यू फॉर्म में तो रखेंगे ही नहीं, हम लोग गॉच या एंटी या फिर एक्लिप्स फॉर्म के सेंस में बात करेंगे। सो स्क्यू फॉर्म बोल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे गॉच फॉर्म या एंटी फॉर्म बोलना ही ज़्यादा सुटेबल है। और कुछ? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेसेस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले वाले केस में एक कायरल सेंटर है, मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ना POS होगा ना COS होगा। अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होता है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सेकेंड वाले केस में एक ही कार्बन पे 2 फ्लोरीन ग्रुप दे रखा है, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। अगर फ्लोरीन क्लोरीन को प्लेन में कट कर दें तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। इस तरह का बहुत सारा केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो इसमें हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं क्लास में। थर्ड वाले केस, सेकेंड वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, फिर मोर देन वन ऑफ द, अच्छा सो पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा को ट्राई करके देख लेते हैं। सो तीसरे वाले केस में 2 कायरल सेंटर है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर 2 कायरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से नहीं आ रहा। ऑल्दो आप लोगों ने चेयर फॉर्म पढ़ा नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 कायरल सेंटर है ऐसा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो। एक जगह क्लोरीन है एक जगह ब्रोमीन है, चाहिए सॉलिड पे हो दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक डैश पे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कभी निकल के नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ऑप्शन 2 आंसर निकल के आया केवल। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है चेयर का फॉर्म, सो इसको छोड़ सकते हैं। एडवांस के लिए हम पढ़ा देंगे, एडवांस में भी सिलेबस में नहीं है। अभी तक एक ही सवाल आया था कि साइक्लोहेक्सेन वाटर पे फ्लोट करता है क्यों। सो उसमें पहला ऑप्शन था क्योंकि ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दूसरा ऑप्शन था क्योंकि ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, शायद एक ऑप्शन ऐसा था कि इसका डेंसिटी कम होता है। सो वाटर पे कोई भी चीज फ्लोट कर रहा है मतलब उसका डेंसिटी वाटर से कम है। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसको बोट फॉर्म बोलते हैं। तो क्योंकि साइक्लोहेक्सेन बोट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो नाव है पानी पे तैरने लगेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल मजे लेने के लिए ऑप्शन डाला हुआ था। बट ये एडवांस में भी सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को कहीं कहीं सीखना चाहिए, बट ठीक है जब मन करेगा सिखा देंगे। तो हम इसको सजेशन देंगे कि सर इसको सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये कैसे ये पता कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं सब पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं करना है, हम रट के नहीं है, ठीक है। और कुछ? ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी सुन लेगा, रट के नहीं है तो हम बता देते कौन सा इसमें आंसर होगा। सो सवाल क्या पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बल्कियर ग्रुप स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे नहीं होना चाहिए, उसको इक्वेटोरियल और एक्सियल बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन है ऐसा वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड, और जो नॉन स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग इक्वेटोरियल बोला करते हैं।
बल्कियर ग्रुप एक्सेल पोजीशन पे अगर होता है तो वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर आता है, अनस्टेबल होता है। बल्कियर ग्रुप एक्सेल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दोनों बड़ा ग्रुप एक्सेल पोजीशन पे है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फोर्थ वाला पार्ट। और इसके अलावा आयोडीन और क्लोरीन में एक बड़ा ग्रुप एक्सेल पोजीशन पे है और यहाँ थोड़ा छोटा ग्रुप एक्सेल पे है। मतलब आयोडीन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्लोरीन थोड़ा छोटा है, ये एक्सेल पे है। सो आयोडीन बल्कियर है और ये एक्सेल पे है, मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा स्टेबल लेकिन बाकी जगह से अनस्टेबल। 2 के बाद 1 का नंबर आएगा 4 3 4 3 1 2, ऐसा कुछ ऑर्डर आना चाहिए। 4 3 1 2 ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमको आता है, तुमको नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डायस्टीरियोमर्स कैन बी कायरल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायस्टीरियोमर तो कायरल हो ही सकता है, जैसे मान लो आर कन्फिग्रेशन है, आर कन्फिग्रेशन है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बहुत ज्ञान दे चुके हैं इसके ऊपर हम। सो मिरर इमेज नहीं होगा, अगर ऊपर आर है नीचे एस है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो मिरर इमेज होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन पहला ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है। सो डायस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, इनएंशियोमर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। डायस्टीरियोमर कैन बी अकायरल, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, सब कुछ चलेगा। अरे यार एक मिनट रुको यार, परेशान कर देते हैं। हाँ, सो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कुछ हो सकता है। इनएंशियोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज, बात तो सही है, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा ही सेम होता है, लेकिन एक केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, केमिकल रिएक्टिविटी में। बोलना तो उसको भी केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए। सो ये ऑलवेज के लिए हम इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रिक कन्फर्म्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये तो सही बात है। सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, चौथा से इसका मतलब तीसरा ही स्टेटमेंट गलत है। एनएंशियोमर्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी भी केमिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसीलिए जो ऑलवेज वर्ड दिया है ये थोड़ा सा बस प्रॉब्लमेटिक था। एनएंशियोमर्स का रेट ऑफ रिएक्शन विद कायरल रिएजेंट्स आर डिफरेंट, इसी के बेसिस पे हम लोग एनएंशियोमर्स को रिजॉल्व कर पाते हैं। ये वर्ड सब लोग भूल चुके होंगे, हमको याद है। अब रिजोल्यूशन वर्ड अब वहां पे डिस्कस किए थे, 2 जगह डिस्कशन किए थे, शायद 3 जगह डिस्कशन किए थे। पहला डिस्कशन हुआ था एनएंशियोमर्स के टॉपिक में, जहाँ पे एनएंशियोमर बताया गया था, उसी में उसके प्रॉपर्टी में पॉइंट आया था। दूसरा डिस्कशन हुआ था हम लोग का रिजॉल्व वाले पार्ट का अमाइन इन्वर्जन के टाइम पे, कि हम लोग अमाइन इन्वर्जन में कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाता है। सो फ्लिपिंग की वजह से, इंटर कन्वर्टिबल होने की वजह से दोनों इनएंशियोमरिक पार्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर्स को रिजोल्यूशन बोला जाता है। सो केमिकल रिएक्टिविटी विद कायरल रिएजेंट अलग होता है इनएंशियोमर्स का, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा तो डिफरेंस है। सो ऑलवेज नहीं होना चाहिए, बस एक वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम इसको बोलना चाहेंगे, लोग इसमें गलती ही करेंगे क्योंकि उनको तो बस याद है इनएंशियोमर में सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, which type of isomer is shown by 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन? डाइक्लोरोब्यूटेन में 2,3 की बात कर रहे हैं। सो टॉटोमरिज्म तो हो नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो नहीं सकता, ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा। सो ऑप्शन 2 आंसर कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग 3 मेन कन्फर्मर ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल। 2-फ्लोरोइथेनॉल का मतलब हो गया एक पे फ्लोरीन है, एक पे OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस दिख रहा है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गॉच सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर एंटी का नंबर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग बाकी स्ट्रक्चर बोलना चाहेंगे। सो अच्छा इसमें नहीं दिया है गॉच के बाद, ठीक है। सो हम लोग का जो डाउट है उसी के ऊपर सवाल बेस्ड है। गॉच के बाद एक्लिप्स दे रखा क्योंकि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा केस है, उसके बाद एंटी दे रखा है, बट ये मेरे लिए भी नया चीज है, इसको हम रिसर्च कर लेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन आ गया मेरे लाइफ में सामने, अब इसको देखना पड़ेगा। सर सबसे अच्छा इंक्रीजिंग बोला है, सॉरी। सो इंक्रीजिंग में
नहीं, ठीक है। सो गॉस सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर एंटी होना चाहिए, फिर इक्लिप्स होना चाहिए। ऐसा कोई ऑर्डर दे रखा है क्या? इक्लिप्स, इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स के बाद एंटी, फिर गॉस। एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन 3 दिया है क्या? अगर ऑप्शन यस 3 दिया है, ऑप्शन 3 अगर दिया है तो हम जो लॉजिक हाँ बोले हैं हाँ वो सर। एक्चुअल में सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन 3 दिया है तो जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है इक्लिप्स में, लेकिन बाकी ग्रुप्स अनस्टेबल भी हो जाते हैं वन डर वाल इंट्रैक्शन हाई होने की वजह से, वो लॉजिक एक्चुअल में सही होना चाहिए। बट चलो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो अब हम कंफर्मेशन कर ही लेंगे। हम आज तक क्वेश्चन नहीं देखा था ऐसा जहाँ पे तीनों फॉर्म में कंपेरिजन पूछा था, लाइक अपने साल में भी नहीं देखे और पिछले 9 साल 10 साल में नहीं देखे हैं। सो एक बार हम इसको देख लेंगे किसी भी रिलेवेंट बुक में, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे चलते हैं। द अनयूजुअली स्टेबल 3-membered रिंग, अनयूजुअली स्टेबल 3-membered रिंग मेंबर्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड 5 एसिड। अच्छा, द अनयूजुअली स्टेबल 3-membered unsaturated compound 5 acid was found to be chiral in nature. Its structure is, ये तो नाम कभी सुने नहीं हम, सो हमको नहीं पता कि कौन सा सही होगा, बट कायरल बोला है तो उसके हिसाब से ऑप्शन सोच के देखते हैं। जैसे नीचे वाले केस में कायरलिटी का तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। कंपाउंड में एक ही जगह पे 2 COH ग्रुप है, ऊपर और नीचे, और बाकी स्ट्रक्चर प्लानर होगा। तो ये प्लेन में बाकी तो एटम खत्म हो जाएंगे और ये जो ग्रुप ऊपर और नीचे है ये प्लेन में ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा इमेजिनेटिव पार्ट है, बट हम इमेजिन तो कर पा रहे हैं। आपको पता नहीं ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा भी थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। सो ये 3-membered रिंग है, एक COH ऊपर दे रखा है और एक COH नीचे दे रखा है, और दूसरा जो एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है पीछे, वहीं पे CH3 है। सो ये तो पूरा प्लेन में खत्म हो जाएगा और CH3 ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली डिवाइड होगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो इसके आगे वाले केस पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ग्रुप को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री में डाल देते हैं। मतलब हम लोग का जो 3-membered रिंग है, उस 3-membered रिंग में एक CH3 और COH दे रखा है और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दिया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैरलिटी पे रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन 1 की बात करते हैं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, COH और COH, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। सो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में नाम याद रखने का नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को फाइंड करने का सवाल था। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो लोगों को दूर करेगा। और देखते ही बोले कि 5 एसिड क्या होता है पता नहीं। हम बोले अगर आपको नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन पूरा पढ़ के दिमाग लगाने की कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि आप क्वेश्चन आधा पढ़ के छोड़ दो, कि उनको ऐसा 2-4 इन्फॉर्मेशन दिखे कि ये तो पता नहीं क्या होगा। सो आदमी क्वेश्चन छोड़ देता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन एक्चुअल में ईजी है। इसी सवाल को सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम करते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तब आदमी सॉल्व कर लेगा। लेकिन उसी का जब नाम वाम थोड़ा इंग्लिश थोड़ा भारी चेंज कर लिया तो इंग्लिश तो खराब है, इंडियन लोग हम लोग, अंग्रेजी थोड़ी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द सेम स्टीरियोआइसोमर। ये तो भैया आपको पता होना चाहिए, ये तो एकदम मतलब आर कन्फिग्रेशन मान लेते हैं, स्विचिंग करके देख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो ब्रोमीन अपने जगह पे नहीं है दूसरे वाले केस में, CH3 अपने जगह पे नहीं है, और C2H5 अपने जगह पे नहीं, और CH3 अपने जगह पे नहीं है, क्लोरीन अपने जगह पे है। 3 ग्रुप अपने जगह पे नहीं है, कितना स्विच होगा? 2 स्विच, मतलब पहला और दूसरा तो सेम होने वाला है। सो पहला और दूसरा तो सेम है, ऐसा ऑप्शन 1 है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। सो ब्रोमीन अपने जगह पे नहीं है, CH3 अपने जगह पे नहीं है, क्लोरीन अपने जगह पे नहीं है, फिर से सेम चीज, C2H5 अपने जगह पे है, बाकी तीनों ग्रुप सेम अपने जगह पे नहीं है। मतलब 3 ग्रुप अपने जगह पे नहीं है, 2 स्विच, मतलब ये भी सेम होगा। ये तो हम जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें पूरा दुनिया ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है, तो ये तो हम मान के चल सकते हैं, ये तो आपको रटा होना चाहिए, लाइक ये क्वेश्चन में डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ मॉलिक्यूल है एस्पार्टम। इसमें स्पेलिंग में ई भी होता है एस्पार्टम, बट ई हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रोग्राम में होता है ना कि प्रोग्राम में डबल एम ई होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, आज कोई पूछा था ये सवाल, हमको याद नहीं कौन तो पूछा था ये सवाल। हाँ वाह, हम बोलने से हमको पता चल मेरे दिमाग में वॉइस रिकॉग्नाइजर है ना। पूछ रहे अच्छा हाँ, ये शाम लोग प्रियांश पीयूष वगैरह लोग पूछे थे। चलो ठीक है, चलो भाई एक चीज बता देते हैं। पहला, एक यहाँ कायरल सेंटर है, एक ग्रुप अलग है। कायरल सेंटर काउंटिंग आपके
वर्कशीट में ज्यादा बेटर दे रखा था, बहुत भारी भारी क्वेश्चन थे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कायरल सेंटर इधर है, एक कायरल सेंटर इधर है। एक डाउट ये होगा कि नाइट्रोजन में कायरल सेंटर है, लेकिन कल भी एक बार बताए थे और छठी बार रिपीट कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सातवां है बट बाकी लोगों के लिए छठी बार रिपीट कर रहे हैं। जब भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंजर्वेशन सिस्टम का पार्ट होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते और उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। सो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 एटम कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। सो ओवरऑल 2 कायरल सेंटर्स होंगे। ऑप्शन 15। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच पेयर इज आइडेंटिकल। सो पहले वाले केस में एक कायरल सेंटर, सो कायरल सेंटर तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, दोनों CH3 ग्रुप है, इसका मतलब पहला दूसरा तो आइडेंटिकल ही हो जाएगा। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, घुमा फिरा के उसको सेम तो हम कर ही देंगे किसी न किसी तरीके से। सो आइडेंटिकल होगा, हम इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जिस कार्बन पे HOH और मिथाइल है, दूसरे में D ब्रोमीन और इथाइल है। पहले वाले केस में D ब्रोमीन इथाइल ऊपर चला गया और HOH और मिथाइल नीचे चला गया। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, रिलेटिव हमेशा कंपैरिजन करना। तो यहाँ के ऊपर वाले कायरल सेंटर को यहाँ के नीचे वाले कायरल सेंटर से रिलेट किया गया है। इसको 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट करके देख लेंगे। मिथाइल ऊपर जाएगा, OH लेफ्ट में जाएगा, H राइट में जाएगा, ब्रोमीन नीचे जाएगा, ड्यूटेरियम राइट में जाएगा और इथाइल लेफ्ट में आएगा। सो मैच कर रहा है क्या? नहीं, मैच तो नहीं कर रहा। मिथाइल अपने जगह पे है, H और OH अपने जगह पे नहीं है, मतलब एक स्विच। अगर एक स्विच है मतलब ये दोनों सेम तो कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। नीचे वाला सेम हो डिफरेंट हो हम क्यों चेक करने जाए, हमको पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना है, क्योंकि सवाल पूछा है आइडेंटिकल का। सवाल रिलेशन का पूछा होता तो पूरा सॉल्विंग करते हैं। बट अगर दिख गया कि ऊपर में एक स्विच है मतलब ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है, सो आइडेंटिकल तो नहीं होने वाला, दिमागी क्यों लगा इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, CHO नीचे है, CH2OH ऊपर है, फिर से रोटेशन करना होगा। सो टोटल 4 कायरल सेंटर है, CHO ऊपर जाएगा, CH2OH नीचे जाएगा, OH दोनों जो लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, ये दोनों OH लेफ्ट में जाना चाहिए। ये जो राइट में है ये भी ऊपर लेफ्ट में जाएगा, और जो लेफ्ट में है इसको ऊपर में राइट में डालना पड़ेगा। ये दोनों आपस में सेम दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो सेम नहीं दिख रहा, मिरर इमेज दिख रहा है। मतलब ऊपर वाला ही एटम सेम नहीं है, इसका मतलब मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे का एनेंटियोमर टाइप का हमको दिख रहा है, सेम नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 की अगर बात करें, सो एक कायरल सेंटर है, दूसरे में भी एक कायरल सेंटर है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। CH3 Br Br कार्बन कार्बन, ये कोई पूछा है सवाल, यही लोग पूछा है आज वापस से। सो इसमें मिरर इमेज है, एक कायरल सेंटर है, मतलब दोनों एक दूसरे का एनेंटियोमर होगा, तो आइडेंटिकल तो कभी नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस चीज को ध्यान रखना, अगर कायरल सेंटर नहीं है ना तो आइडेंटिकल तो निकल के आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आइडेंटिकल निकल के आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन एडवांस के लिए भी रिलेवेंट है, मेंस के लिए भी रिलेवेंट है, बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट होगा ये मल्टीपल करेक्ट में होना चाहिए, मतलब मल्टीपल करेक्ट ये सबसे बेस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है। दिमाग खराब कर रखिएगा कि तुम कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन आंसर निकल के आएगा, तो आधा माथा तो ऐसे ही खराब हो जाएगा कि अरे एक ही कैसे आ सकता है, एटलीस्ट कोई और तो होना चाहिए, क्या गलती कर रहा क्या गलती कर रहा। सो अगर आपको ये क्वेश्चन डालना तो हम इसको मल्टीपल करेक्ट में डालना ज्यादा सुटेबल समझेंगे, मेंस एडवांस कुछ मतलब नहीं, सीधा मल्टीपल करेक्ट में डालो, बेस्ट ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द गिवन मॉलिक्यूल, नेम एंड प्रोजेक्शन। सो हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि फ्रंट कार्बन ऊपर वाले को मानना है, बैक कार्बन नीचे वाले को मानना है। CH3 ऊपर जाएगा, जो चीज लेफ्ट में वो लेफ्ट में जाएगा, जो चीज राइट में वो राइट में जाएगा। और फ्रंट कार्बन के सामने इक्लिप्स फॉर्म में नीचे का ग्रुप आएगा, राइट साइड में ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन जाएगा और H के सामने H जाएगा। सो पहला चीज ऑप्शन में एक तो मीजो कंपाउंड है, पहला चीज। दूसरे वाले केस में मीजो है क्या? दूसरे वाले में मीजो नहीं दिख रहा। ब्रोमीन के सामने अगर ब्रोमीन जाएगा तो CH3 के सामने H जाएगा, इसका मतलब मीजो तो नहीं है। तो पहला अगर मीजो है मतलब R कॉन्फ़िगरेशन या S होगा नीचे, क्योंकि मीजो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव R का मिरर इमेज S हो जाएगा, और दूसरा मीजो नहीं है मतलब R के सामने R रहेगा। सो आइडेंटिकल तो कभी नहीं हो सकता, इनएंटियोमर नहीं हो सकता, डायस्टेरोमर डेफिनेटली हो सकता है, और कन्फर्मर तब होगा जब कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप का है। सो फोर्थ ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रिलेट करना सिखा रहा है, बट ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत भारी नहीं है।
थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए स्टीरियोआइसोमरिज्म का। जिनके पास प्रैक्टिस है उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एनीवे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 19, द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ डी ग्लूकोज इज, ये हम क्लास में सिखाए थे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और ऐसा बुकलेट में भी सवाल दे रखा है बेसिकली। 6 पे तो OH कायरल सेंटर है ही नहीं, बट 5 पे OH राइट साइड में है मतलब D, 2 पे OH राइट साइड में है मतलब 2D, 3 पे OH लेफ्ट साइड में है मतलब 3L, फिर उसके बाद 4D एंड 5D कर सकते हैं। 2D 3L 4D 5D, ये तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 का कार्बन चेन है मतलब हेक्सेनल हो जाएगा, जिसमें 2 3 4 5 6 पे OH ग्रुप है मतलब पेंटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। सो 2D 3L होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है भाई, D2 3 4 5 6 पेंटा, ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसके आगे वाले पार्ट में 6 क्या डी है सर, शायद सारा डी बोलना चाह रहा है। मतलब गलत है ना, तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए, बट एनीवे चलो, मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, ब्रैकेट में नाम लिखना चाहिए डी के साथ पूरा, जैसे डी ग्लूकोज लिखा है ना वैसा लिखना चाहिए। चलो खैर, ये भी नहीं होना चाहिए। 6 ऑक्सो तो हो ही नहीं सकता, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर गलत हो गया। 2D 3L 4D 5D 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन वर्थ आस्किंग है। मेंस एडवांस में सब में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मतलब इसमें एडवांस और मेंस जैसा कोई चीज नहीं है, क्वेश्चन ही ऐसा है जो हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और स्कोरिंग अगर एक क्वेश्चन दिखा तो आपसे बनना ही चाहिए, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखना, डी और एल एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, बट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं रखता। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं रखता, मतलब ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एक दूसरे का मिरर इमेज है। 2015 के जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ। ये 4 ऑप्शन का पार्ट था कि डी ग्लूकोज इज दिस, एल ग्लूकोज बताओ। ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि डीएल ग्लूकोज के बीच में मिरर इमेज का रिलेशन होता है। सो बहुत आसान चीज है, छूटना नहीं चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आज ही बोले अमाइन इन्वर्जन का क्वेश्चन है, एक कायरल सेंटर है लेकिन अमाइन इन्वर्जन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे इसको। होता ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव करार दे दिया जाता है। पहले वाले केस में साइक्लिक मॉलिक्यूल प्लानर मॉलिक्यूल दिख रहा है हमको, हर जगह से प्लानर है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग शायद गेस कर सकते हैं, 2 बेंजीन रिंग है, हम क्लास में बहुत सॉल्व करके अच्छे से दिखाए थे। दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी निकल के आ जाएगा, ना पीओएस होगा ना सीओएस होगा। डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, नोट्स कॉपी में कराया हुआ, किसी को अगर सीखना हो तो सामने से सीख लेना, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब हाथ के थ्रू सिखाना ज्यादा आसान होगा, ऑनलाइन में सिखाना मेरे हिसाब से सेंसिबल नहीं है। अगर 2 पाई बॉन्ड होगा तो नॉन प्लानर मॉलिक्यूल होता है, बट अगर 3 पाई बॉन्ड होता है तो प्लानर मॉलिक्यूल होता है, ये नोट्स कॉपी में कराया हुआ आपके। सो यहाँ से मॉलिक्यूल प्लानर आएगा, अगर प्लानर मॉलिक्यूल है मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, मेंस में नहीं पूछना चाहिए, मेंस में एलिन्स का और बाईसाइक्लो कंपाउंड का स्ट्रक्चर सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट एडवांस में भी नहीं है, बट एडवांस में सवाल पूछ लेता है, मेंस में नहीं पूछेगा। Which of the following compound exhibit stereoisomer 2-methyl-bute-1-ene? So bute-1-ene का मतलब हो गया ये, और 2 पे मिथाइल बोला, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर और कायरल सेंटर कुछ नहीं है, सो आइसोमरिज्म नहीं आएगा, स्टीरियोआइसोमरिज्म। ब्यूट-1-आइन बोल रखा, ब्यूट-1-आइन और 3 पे मिथाइल बोला है, सो यहाँ पे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना कायरल सेंटर है, ये भी नहीं शो कर सकता। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब ये हो गया, और 3 पे मिथाइल बोला है, सो फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर कायरल सेंटर कुछ नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड के 2 पे COH है, सॉरी CH3 है, एक कायरल सेंटर दिख रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, एक कायरल सेंटर मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। In which of the following alcohol chiral carbon atom is present? यार ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, ये सवाल तो डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। Which of the following conformer of N-butane is associated with maximum potential energy? N-butane में maximum energy की बात कर रहे हैं, मतलब least stable form की बात कर रहे हैं,
फुली इक्लिप्स फॉर्म सबसे अनस्टेबल होता है, क्योंकि CH3 एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। आपके नोट्स कॉपी का फैक्ट है ये, मेरे हिसाब से डिस्कशन के लायक पॉइंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका डिस्कशन का मतलब पूरा थ्योरी बताना होगा, सो इसमें डिस्कशन ज़्यादा करने का सेंस नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। द RS डेजिग्नेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टीरोइसमर ऑफ 1,2 डाइक्लोरो। अब इसमें RS पूछ दिया है तो अपने को कन्फिग्रेशन प्रॉपरली निकालना पड़ेगा। सो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, सो फोर्थ प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन पे जाएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन कार्बन में आगे क्लोरीन दे रखा, यहाँ केवल कार्बन है, इसका मतलब ये थर्ड प्रायोरिटी पे जाएगा। ऊपर वाले केस में कार्बन पे क्लोरीन, नीचे भी कार्बन पे क्लोरीन, लेकिन एक और CH3 है, मतलब नीचे वाला ग्रुप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, ऊपर वाला सेकंड पे जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब S होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी दे रखा तो S का R कर देंगे। नीचे वाले केस में चलते हैं। नीचे वाले पार्ट में हम लोगों का क्लोरीन वाला जो ग्रुप है ये सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा, नीचे CH3 है और ऊपर कार्बन पे बहुत सारा कुछ ग्रुप दे रखा है। सो ऊपर सेकंड प्रायोरिटी, नीचे थर्ड प्रायोरिटी। 1 से 2, 2 से 3, इसका मतलब नीचे भी S दिखाई दे रहा है। सो अपने 2 पे भी S है, 3 पे भी S है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन 2 कंसिडर कर सकता है। ये आपके कन्फिग्रेशन निकालने का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको प्रायोरिटी निकालने आता होगा, नहीं आता तो एटलीस्ट सीख लो, मतलब मेन सेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एडवांस के सिलेबस में RS कन्फिग्रेशन नहीं है, एडवांस में कभी RS कन्फिग्रेशन का सवाल ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। मेंस में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, नीट में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस में नहीं पूछा जाएगा। एडवांस में RS कन्फिग्रेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट NCERT में भी RS कन्फिग्रेशन नहीं है। लेकिन RS कन्फिग्रेशन के बिना हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इसको सीखना होता है। बट स्टिल हम बोल रहे हैं RS के बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं, करके दिखा रखा है, आपको मालूम होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा? सो पहले वाले केस में नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर, ये लोन पेयर क्लास नोट्स का एग्जांपल टाइप का दिख रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले केस में ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये साइक्लिक रिंग अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा। और दूसरा एक और चीज आपको याद होगा, 8 मेंबर्ड रिंग या हायर रिंग में डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर खुद से शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, ऐसा। सो 8 या हायर मेंबर रिंग डबल बॉन्ड के अलोंग डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। सो यहाँ से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले केस में ऑक्साइम का केस दिख रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और दूसरे पे H एंड CH3, ये आपके नोट्स कॉपी का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आंसर नहीं होना चाहिए। चौथे वाले केस में एलिन्स का केस है, अगर 2 डबल बॉन्ड होता है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बट आपके नोट्स कॉपी के सारे एग्जांपल्स ही उठा के डाले हुए ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 जो फोर्थ है वो राइट में और ये लेफ्ट में है, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा नहीं हो जाएगा? मतलब ऐसे ऐसे तो RR नहीं हो जाएगा? हम क्या बोले? अच्छा सॉरी एक सेकेंड। हाँ, मतलब 1 से 2, 2 से 3, S मतलब हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन है तो R होना। अच्छा, ऊपर लिखे तो है आराम R, पता नहीं, मतलब हम शायद थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऊपर में भी सेम चीज बोले थे शायद कि S होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो R कर लेंगे उल्टा, नीचे भी R होना चाहिए, सो 2R 3R होना चाहिए। सॉरी मेरे से गलती हो गया, 2R 3R मतलब ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह का मिस्टेक होगा तो तुमको बता देना। ऑल्दो हम शायद ऊपर वाले में तो डिस्कस किए भी थे, इसलिए R कन्फिगरेशन लिखा है, नीचे वाले में पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द रेसमिक मिक्सचर इन लिक्विड गैसियस स्टेट विल बी, रेसमिक मिक्सचर इन लिक्विड गैसियस स्टेट विल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एज दैट ऑफ इट्स प्योर एनैंटियोमर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब D+L की बात कर रहे हैं, तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा।
अब सेम बॉइलिंग पॉइंट एज दैट ऑफ इट्स प्योर इनैंशोमर तो सही बात होना चाहिए, क्योंकि रेसनिक मिक्सचर में दोनों कंपाउंड सेम ही है, सो दोनों कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, तो इसको डी से कंपेयर करो, इसको एल से कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही आना चाहिए। सो पहला ऑप्शन तो ठीक ही दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दैट ऑफ इज प्योर इनैंशोमर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सब सेम होता है, केवल एंगल ऑफ रोटेशन अलग हो जाता है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। सेम डेंसिटी एट दैट ऑफ इट्स प्योर इनैंशोमर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब डी का प्रॉपर्टी और एल का प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों को मिला करके अगर मिक्सचर बनाएंगे तभी भी प्रॉपर्टी सेम होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है, सर ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन 25। फैक्ट ओरिएंटेड पार्ट है बट क्वेश्चन के ऑप्शंस नए हैं, मतलब ऐसा ऑप्शन हम नहीं देखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वर्ड नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, बट उस स्टेटमेंट में सब ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सारा कुछ सेम होता है, केवल केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है एंड ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन मॉलिक्यूल आर, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहीं से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही नहीं है, सो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। If the last chiral carbon configuration is changed, then it is converted from dextro to levo। अच्छा, लास्ट chiral configuration, लास्ट मतलब मान लेते हैं नीचे वाले पार्ट पे, नीचे वाले में अगर OH को लेफ्ट में लेके जाते हैं सो डेक्स्ट्रो टू लीवो जाएगा। डेक्स्ट्रो मतलब स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, जो कि आपस में इनैंशोमर होता है। इनैंशोमर के लिए हम लोग को पूरा मिरर इमेज चाहिए, सो अगर हम लोग इनैंशोमर बनाएंगे तो इस कंपाउंड में 3 OH एक साइड है, इसका मिरर इमेज में भी 3 OH लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर एक को केवल लेफ्ट में लेके चले गए तो अपना वर्क नहीं होने वाला है इनैंशोमर का, सो पहला दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। अच्छा ऑप्शन ये, बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C3 और C4 कार्बन। C3 का मतलब किसको ले ले भाई, चलो एक C2 C3 C4, बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C3 और C4 इट इज कन्वर्टेड इनटू मीजो। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ठीक दिख रहा है। C3 को अगर चेंज करेंगे तो इधर OH आएगा, तब मीजो कंपाउंड बन जाएगा, या फिर C4 को अगर चेंज करेंगे तो ये OH लेफ्ट में आ जाएगा, तभी भी मीजो बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ऑल डायस्टीरियोमर हैज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। गलत बात है, डायस्टीरियोमर तो होगा सारा का सारा पार्ट, लेकिन उसमें ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर निकल के आएगा। सो अगर ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर निकल के आएंगे तो उसको हम लोग मीजो नहीं बोल सकते, गलत होगा। जैसे मान लो यही केस है, यहाँ पे OH डाल देते हैं, सो यहाँ H और OH और ये जो गिवन स्ट्रक्चर था ये दोनों आपस में रिलेटेबल है, डायस्टीरियोमर होगा, लेकिन यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मीजो तो कभी नहीं हो सकता। सो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व कर सकते हैं आप, आपका सेंस IQ लेवल अलाउ करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन रिलेवेंट है, एग्जाम के नेचर से सॉल्व करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ 1,4 डाइटर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो ठीक है, सो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड दिया, इसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को सारे फॉर्म के बारे में डिस्कशन करना होगा। ये दोनों नाम तो शायद आप लोग सुने भी नहीं होंगे, सो इस टॉपिक को बाद में जब डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद, द टू कंपाउंड्स आर रिलेटेड एज, पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? सो OH के अपोजिट में OH, COH के अपोजिट में COH, H के अपोजिट में H। आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था मैंने, अगर फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन इज इक्लिप्स फॉर्म, तो पहला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, COH के अपोजिट में नॉर्मल लाइन पे COH, OH यहाँ सॉलिड पे है, सो दूसरे वाले केस में H डैश्ड पे होना चाहिए, और यहाँ पे H अगर डैश्ड पे है तो दूसरे वाले में H सॉलिड पे होना चाहिए। इसका मतलब ये अपोजिट में तो नहीं है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ के अपोजिट में ये और यहाँ के अपोजिट में ये है। OH के सॉलिड होने का मतलब दूसरे जगह पे OH डैश्ड पे जाना चाहिए, तब वो अपोजिट काउंट होगा। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करा के देखेंगे तभी भी, अगर POS COS दोनों में से कुछ नहीं है मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। सो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको कॉन्फ़िगरेशन से मैच करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। आइदर कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर लो या फिर, और वैसे ना थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लाइक इसमें आप
मतलब इस तरीके का ओरिएंटेशन सेंस नहीं बनाता है। अगर एक बॉन्ड ऊपर है तो एक बॉन्ड लेफ्ट में और एक बॉन्ड राइट में जाना चाहिए। तो ये एक्चुअल में सेंस नहीं बनाता है क्वेश्चन, बट हम इसी सेंस में बात कर रहे हैं कि OH सॉलिड पे है और यहाँ पे H डैश्ड पे है। सो कन्फिग्रेशन निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन निकाल के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, मतलब इसमें बस एनोमर तो है नहीं काम का। सो हम ये क्वेश्चन आपके ऊपर एक बार छोड़ते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, मतलब इस कार्बन के कन्फिग्रेशन निकाल के देखो, इस कार्बन पे कन्फिग्रेशन निकाल के देखो, दूसरे पे भी कन्फिग्रेशन निकाल के देखो। एक चीज बस चेक कर लेना, जैसे हम एक छोटा सा हिंट देते हैं क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने के लिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऊपर का कन्फिग्रेशन R आया तो नीचे का भी R ही आएगा, क्योंकि अगर नीचे का S आ गया मतलब यहाँ मिरर इमेज हो रहा होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो अगर ऊपर का कन्फिग्रेशन R है तो नीचे भी R होगा, अगर ऊपर S है तो नीचे भी S होगा। सो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में केवल एक का कन्फिग्रेशन निकालना, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। सो अगर ऊपर वाला R है तो फिर पीछे वाला भी R ही होगा। सो अगर केवल एक का कन्फिग्रेशन निकाले तो भी आंसर रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा का कन्फिग्रेशन भी सेम ही होना है। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर का आंसर R आए और सामने ऊपर का आंसर R आ जाए, इसका मतलब दोनों सेम हो गया। बट अगर यहाँ पे ऊपर का आंसर S आया तो इसका मतलब दोनों ही S होगा, दोनों ही R होगा, इनएंशोमर बोल सकते हैं। मतलब आपको दोनों का कन्फिग्रेशन नहीं निकालना है, थोड़ा आप टाइम कट शॉर्ट कर सकते हैं। सो एक का कन्फिग्रेशन निकाल के भी आंसर मैच करा सकते हैं। ये ट्राई करके देखना क्वेश्चन, इसको हम छोड़ रहे थे दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29. How many stereoisomer of a drug for healing the wounds are possible and how many of them are optically active? So ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहीं दिख रहा है क्या? इधर तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिख रहा, यहाँ एक कायरल सेंटर है और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो भर भर के है और एक डबल बॉन्ड है। सो एक यहाँ पे स्टीरियो सेंटर, एक यहाँ स्टीरियो सेंटर, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 2 to the power 2 मतलब 4 होना चाहिए। कितना ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डबल बॉन्ड पे सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। सिस में कायरल सेंटर पे R कन्फिग्रेशन, S कन्फिग्रेशन, ट्रांस में कायरल सेंटर पे R एंड S कन्फिग्रेशन। सो सिस का दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस का दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ एक एनेंशोमर, यहाँ एक एनेंशोमर, 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 4 पॉसिबल। ऑप्शन 2 कंसिडर कर सकते हैं। डिसेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Question number 30. Which of the following compound is capable of showing geometrical isomer, optical isomer and conformational isomer? सब पूछ दिया क्या? ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहले वाले केस में बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है क्या कहीं के अलोंग? पहले तो ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं। ये रिंग के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एलीन्स का केस है, उसमें 3 पाई बॉन्ड है, मतलब मॉलिक्यूल प्लानर होगा। ये दोनों क्लोरीन सेम साइड या दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमर, एक कायरल सेंटर यहाँ है, एक कायरल सेंटर यहाँ है, और ऑप्टिकली मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल होगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है क्या? कहीं से पॉसिबिलिटी है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का? अगर इसको फ्रंट कार्बन मान लें, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, मतलब इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करते हैं, इस पे 2 ही ग्रुप है, तो कन्फर्मेशनल तो नहीं दिख रहा। मतलब वैसे 2 ग्रुप है, उधर भी कन्फर्मेशनल हो सकता है, लेकिन हम तो आज तक नहीं देखे हैं। इसके अलोंग मतलब कन्फर्मेशन हो सकता है। एक जगह 3 ग्रुप दे रखा है, दूसरे जगह लेकिन 2 ही ग्रुप दे रखा है। इसमें कन्फर्मेशन आइसोमर किस तरीके से होगा ये हमको नहीं समझ आ रहा, देखे तो नहीं है आज तक। चलो इसको छोड़ करके अभी आगे बढ़ता है। सेकेंड वाले केस में यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, कायरल सेंटर एक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ये आंसर तो नहीं हो सकता। कन्फर्मेशनल होगा या नहीं होगा, यहाँ के अलोंग कर सकते हैं आराम से कन्फर्मेशनल। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ डबल बॉन्ड के अलोंग दिख रहा, बट कायरल सेंटर कहीं नहीं है, ज्योमेट्रिकल के अलावा ऑप्टिकल नहीं हो सकता। कन्फर्मेशनल तो मल्टीपल जगह से कर सकते हैं हम लोग, तो कन्फर्मेशनल 2 जगह से पॉसिबल, लेकिन ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाले केस में डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है और ऑप्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसी पॉइंट के अलोंग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा। थोड़ा एक नया टाइप का केस है बेसिकली, मतलब मेरे लिए नया है एकदम से, कि एक कार्बन पे, मतलब इसमें एक फ्रंट मान लो, एक बैक मान लो, एक कार्बन पे 3 ग्रुप तो है, लेकिन दूसरे वाले पे 2 ही ग्रुप दे रखा है केवल। पीछे के मतलब फ्रंट कार्बन पे
3 ग्रुप दे रखा, बैक कार्बन पे 2 ही ग्रुप दे रखा है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके अलावा फिर मतलब उसके अलावा जो दूसरा एक ग्रुप है हाइड्रोजन क्लोरीन वाला पार्ट, ये क्लोरीन दे रखा है। सो इसी को घुमा घुमा के हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बनाएंगे, थोड़ा मतलब अलग टाइप का स्ट्रक्चर। हम लोग नॉर्मली इस तरह के केस में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ते नहीं है। ऑल्दो न्यूमैन प्रोजेक्शन में डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का डिस्कशन कैसा होता है ये हम लोग के स्कोप से बाहर है, इसलिए हम कभी इसमें दिमाग लगाया नहीं है। हो सकता है डेफिनेटली, मेरे नॉलेज का चीज नहीं है, पर ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन। मतलब इसमें ऑप्शन से रिजेक्शन करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप तीनों ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, भले ही आपको पहले के थर्ड पार्ट का आंसर नहीं पता, बट ऑप्शन से रिजेक्शन करके आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ये हम लोग के स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अगर आप चाहे तो आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इन 30 क्वेश्चंस में। जो भी इंफॉर्मेशन आपके नोट्स कॉपी में है वो तो है ही, अगर आपको केवल स्टीरियो आइसोमरिज्म का रिवीजन करना है तो ये असाइनमेंट सफिशिएंट है मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए, एक्चुअली कंप्लीटली सफिशिएंट है। इसमें स्ट्रक्चरल भी थोड़ा सा कवर्ड है, बट सारे ऑप्शंस पे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि बस फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सारे ऑप्शंस पे वर्क करो, बहुत अच्छा असाइनमेंट बोल सकते हैं इसको। सो ये हम लोगों के स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट था। 10:14 हो रखा है, आगे क्लास नहीं लेंगे, मेरा आंख बहुत दर्द कर रहा है अभी। सो स्टीरियो आइसोमरिज्म के बाद एक जीओसी का डिस्कशन बाकी रह गया है, लेकिन हम 2 ही दिन टाइम दिए थे जीओसी आइसोमरिज्म को। सो ऐसा करेंगे कि जो जीओसी का जो एक और असाइनमेंट है यहाँ शायद होगा, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं लाइक उसमें क्या क्या है, किस तरह का। जीओसी के असाइनमेंट में इफर्वेसेंस टेस्ट दे रखा है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ दे रखा, बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी दे रखा, फिर से बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा, फिर बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा, स्टेबिलिटी ऑफ आयन दे रखा, और एसिडिक स्ट्रेंथ दे रखा, बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा, फिर से बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक, मतलब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का केवल आपको सवाल दिख रहा है इसमें। सो हम सजेशन देंगे कि इस असाइनमेंट को एक बार तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो। जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उन क्वेश्चंस का मैसेज कर देना हमको कि सर इस क्वेश्चन सब में डाउट है, तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब केवल उन्हीं पार्टिकुलर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना करके एक वीडियो के फॉर्मेट में डाल देंगे। अननेसेसरी सारे क्वेश्चन में टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर किसी को लगता है कि सर कंप्लीट डिस्कशन करा लीजिए तो फिर डिस्कशन कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से 2 दिन सफिशिएंट है जीओसी आइसोमरिज्म मिला के डिस्कशन करने के लिए। खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, बट अगर आपको लगता है कि डिस्कशन कर लेना चाहिए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो हम सजेशन देंगे कि मत करो डिस्कशन, इसका खुद से सॉल्व करो। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से सामने से आके पूछ लो, बेटर होगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक का डिस्कशन करें। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है सीक्वेंस में, किसी को याद है सीक्वेंस? शायद अल्काइल हैलाइड, शायद अल्काइल हैलाइड है, देख लेते हैं। नहीं अल्काइल, अच्छा हाँ हेलो अल्केन्स दे रखा है, ठीक है। सो हेलो अल्केन्स में हम जो आपको असाइनमेंट देंगे उस असाइनमेंट में कुछ कुछ हो सकता है क्वेश्चंस आगे का हो, लाइक उसमें कुछ नेम रिएक्शन का पार्ट हो। सो हम उसमें मार्क कर देंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको बता देंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बेसिकली आपके पास जो असाइनमेंट हम भेजेंगे उसमें मार्क कर देंगे ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बाकी में दिमाग मत लगाना। या फिर हम कुछ पार्टिकुलर ऐसा असाइनमेंट बनवा के भेजेंगे जो सॉल्वेबल होना चाहिए। थ्योरी का डिस्कस करना है क्या अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अभी आप सब लोग रिसेंटली ही अल्काइल हैलाइड पढ़े हैं, तो थ्योरी का डिस्कशन मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस नहीं बनाता। क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग 2 दिन दे सकते हैं। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे दोनों टॉपिक का, जिसमें SN1, SN2, E1, E2, E1, CB और कुछ और छोटे मोटे रिएक्शंस जो हम लोग अपने नोट्स के हिसाब से दे रखे हैं। 2 दिन में हम लोग अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कुछ पार्ट को छोड़ के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट छोड़ देते हैं, कुछ नेम रिएक्शन का पार्ट छोड़ देते हैं। सो उसके अलावा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके हेलो अल्केन और अल्कोहल के, ये 2 दिन असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, या 2 दिन की जगह 3 दिन कर लेंगे।
सो इससे आपका हेलो अल्केन, हेलो अरेन, अल्कोहल एंड ईथर, ये पार्ट कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को एक दिन का टाइम बच जाएगा। अगर एक दिन का टाइम बचेगा तो हम लोग को रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ना भी है। हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑनलाइन क्लास लगा लेंगे। और अब जैसे जैसे आपका क्लास खत्म होगा, हम आधे आधे घंटे का लेक्चर भी डाला करेंगे। आधे आधे घंटे का हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक, नेम रिएक्शन में 6-7 नेम रिएक्शन जो अपने को पढ़ना है वो सब धीरे धीरे करके उसको भी हम लोग आराम से करते जाएंगे। ऑनलाइन ही लेक्चर होगा ताकि आप लोगों को लेक्चर का एक्सेस मिला रहे, आराम से प्रॉपर वे में सारा डिस्कशन होगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बस जितने बार उसको रिपीट करें क्वेश्चन सॉल्विंग में उतने बार बेटर होता जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास के लिए हम असाइनमेंट पहले प्रिपेयर करा लेंगे। कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ऑल्दो आज प्रिपेयर करा लेना चाहिए था, बट कल आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करके हम भेज देंगे। कल आपका टेस्ट भी है, कल शाम में आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर लेना। कल शाम के डिस्कशन में हम लोग अल्काइल हाइड्राइड का डिस्कशन करेंगे। जिनको रिएजेंट्स याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी बोले थे आप लोग क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन सॉल्विंग करते करते हम सारी चीजें रिकैप करते जाएंगे। बस एक कॉपी अपने पास रखना और अपना नोट्स कॉपी अपने पास लेके बैठना। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन कौन से पेज में दिया हुआ है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में नहीं है। मतलब ये प्रॉपरली आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर उसमें डेटा होना चाहिए, या फिर प्रॉपर नोट्स लिखा होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं था। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान नहीं है उसको फटाफट लिखते जाओ, उसमें बिल्कुल डिले मत करना। मतलब वही चीज आपको ध्यान नहीं रहेंगे, बाकी जो याद है उसे याद है। रिएजेंट आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने बार क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तो खैर 1 घंटे का रिएजेंट टाइम मिल रहा है। जब 1-1 घंटे में जितना टॉपिक हो जाएगा सब हो जाएगा। जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलते जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस टाइप से, ताकि आप रेगुलरली उसको अपने हैबिट में रखें। मतलब रिवीजन तो हो गया, प्लस 4-5 क्वेश्चन का सेट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ताकि रेगुलर उन टॉपिक से टच में हो। ये नहीं कि टॉपिक हमेशा छूट जाए, इस चीज को ध्यान रखना। ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ने के चक्कर में पुराना भूलते जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको समझ में आता होगा अब तक। सो जो भी टॉपिक होता जाएगा उसके छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता जाएगा, आपको उनको ट्राई करते जाना है। उसमें जहां भी डाउट होगा मेरे से आकर के पूछ लिया करना। डिस्कशन का टाइम मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, डाउट अलग से पूछ लिया करना। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं पूछना तो क्लास सर कल डिस्कशन करेंगे। कल क्वेश्चन सॉल्विंग ही करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही डिस्कशन होगा। अल्काइल हाइड में कुछ करना तो है नहीं ऐसे। क्यों सर फिर थोड़ा पहले भेज दीजिएगा सर। कल तो टेस्ट भी है ना तुम लोगों का? हाँ सर टेस्ट है, तो पहले करके क्या करेगा? बाद में समय कहाँ चलो मिलेगा। ऐसा कर लेते हैं, एक असाइनमेंट हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। लाइक एक असाइनमेंट हम देंगे, हम सॉल्व करके उसको पूरा दिखाएंगे, और फिर दूसरा तीसरा असाइनमेंट आपको सॉल्व करना होगा। और उसके बाद फिर, क्योंकि एक बार में आपको आइडिया लग जाएगा और पूरा रिएजेंट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर दिमाग में आ जाएगा। सो रिएजेंट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन याद हो जाएगा, फिर टॉपिक का रिकैप हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट और उसके अगले नेक्स्ट असाइनमेंट को खुद से सॉल्व करना, फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये कल टेस्ट है, आपके पास टाइम नहीं होगा। पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस तो तुम लोग करता नहीं है। अच्छा हाँ, आपके ग्रुप में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फीडबैक फॉर्म आया था, बहुत सारे लोग तो भरे ही नहीं है। तो आपके नाम पे जो बोले थे कि एक शीट क्रिएट हो जाएगा सब टॉपिक लेवल का। जो लोगों ने फॉर्म भरा है उनके नाम पे शीट क्रिएट हो चुका है, उनको शेयर हो चुका है। जो लोग फॉर्म नहीं भर रहे उनका शीट क्रिएटेड नहीं है। आप मेहनत करिए तो हम मेहनत करेंगे, आप चिल मारिए हम वहाँ चिल मारेंगे। ठीक है, बेस्ट है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उन सब लोगों को गूगल शीट मिलता जा रहा है, और उसको उसके असेसमेंट के लिए सिमरन मैम को बोल दिया गया है, वो आपके साथ बैठ करके असेसमेंट कर लेंगे प्रॉपरली, ताकि हम लोग सब टॉपिक लेवल पे बेटर वे में काम कर पाए। अगर आप मेहनत करेंगे तो फटाफट काम होगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही लोग चाहिए इंडिया को। चिल मारेगा तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।